बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टुडेस टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज हेपेटोलॉजी। तो लीवर की मेडिसिन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टॉपिक है जॉन्डस। आपको पता है कि जो बिलिरुबिन होता है, बिलिरुबिन, ओके, जब बिलिरुबिन प्लाज्मा के अंदर या ब्लड के अंदर ज़्यादा हो जाए तो उसको बोलते हैं हाइपर बिलिरुबिनीमिया। और ठीक हो गया। और कितना बिलिरुबिन ज़्यादा होना चाहिए कि उसको हम हाइपर बिलिरुबिनीमिया लेबल करें, तो वो होता है 2.5। अगर ब्लड के अंदर बिलिरुबिन 2.5 से ज़्यादा हो गया है तो उसको बोलते हैं हाइपर बिलिरुबिनीमिया। और फिर यही बिलिरुबिन ओके तीन जगह पे जमा हो जाए, स्किन के अंदर, स्क्लेरा के अंदर, जहाँ पे इसको इक्टेरस कहते हैं, और तीसरा म्यूकस मेम्ब्रेन के अंदर, तो उसको बोलते हैं जॉन्डस। ठीक हो गया। तो जॉन्डस हाइपरबिलिरुबिनीमिया जो कि स्किन में, म्यूकस मेम्ब्रेन में और स्क्लेरा में डिपॉजिट होता है। अब हम आ जाते हैं बिलिरुबिन के मेटाबॉलिज्म में। सबसे पहले होता है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन टूटता है, स्प्लीन के अंदर मैक्रोफेजेस होते हैं, दो में डिवाइड होता है, ग्लोबिन और हीम। ग्लोबिन से अमाइनो एसिड बनते हैं, वो रीसाइकिल होता है। हीम हीम दो में टूटता है, आयरन और प्रोटोपोरफायरिन। फिर प्रोटोपोरफायरिन कन्वर्ट होता है अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन के अंदर। फिर ये अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन एल्ब्यूमिन से बाइंड करता होता है और ये ब्लड से होता हुआ लीवर की हिपैटोसाइट में जाता होता है। एक बात देख लेना, जो अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन होता है ये नॉन पोलर होता है, और ये नॉन पोलर होता है, तो उसको बाइंड कराने के लिए आपको एल्ब्यूमिन चाहिए। ठीक हो गया। ओके, ठीक हो गया। अभी चूंकि एल्ब्यूमिन से बाइंड होता है तो यूरिन के अंदर कभी भी आ नहीं सकता। क्यों? क्योंकि जो भी चीज़ एल्ब्यूमिन से बाइंड करती है तो वो एक्सक्रीट नहीं हो सकती, यूरिन में नहीं आ सकती। यानी एक बात रट्टा मार लेना कि अगर यूरिन डार्क हो रहा है तो वो अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन की वजह से नहीं हो रहा, वो कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन की वजह से हो रहा है। क्योंकि कॉन्जुगेटेड वाला यूरिन के अंदर आ सकता है लेकिन अनकॉन्जुगेटेड वाला यूरिन में नहीं आ सकता। लेकिन ये अनकॉन्जुगेटेड वाला ब्रेन को क्रॉस कर सकता होता है, ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर सकता होता है। यानी अगर आपसे पूछे कौन सा बिलिरुबिन यूरिन के अंदर आएगा तो आपका आंसर होगा कॉन्जुगेटेड या डायरेक्ट। और कौन सा बिलिरुबिन कंडक्टाइल्स करवाएगा या स्किन के अंदर, म्यूकस मेम्ब्रेन के अंदर डिपॉजिट होगा, तो आपका आंसर होगा ओके अनकॉन्जुगेटेड या इनडायरेक्ट बिलिरुबिन वाला। ठीक हो गया। इसके बाद आगे क्या मैकेनिज्म होता है? इसके बाद बिलिरुबिन कहाँ जाता है? लीवर के अंदर। लीवर के अंदर उसकी कॉन्जुगेशन होती है, यूरिडीन ग्लूकोनोनाइल ट्रांसफेरेज यूजीटी एंजाइम होता है। ठीक हो गया। ओके, ये कॉन्जुगेशन करा देता है। फिर कॉन्जुगेशन के बाद बिलिरुबिन होता है जो कि कॉन्जुगेटेड होता है, वो इंटेस्टाइन के अंदर सिक्रेट होता है बाइल के थ्रू। फिर इसके अंदर क्या होता है? इंटेस्टाइन के अंदर बैक्टीरिया होते हैं जो कि एंजाइम प्रोड्यूस करते हैं ग्लूकुरोनाइडेज। वो क्या करता है? वो उसको तोड़ देता है यूरोबिलोनोजन के अंदर। कुछ यूरोबिलोनोजन क्या होता है? ओके, आपका ब्लड के अंदर एब्जॉर्ब हो जाता है। ठीक हो गया। और वहां से होता हुआ यूरिन में जाएगा, यूरिन के अंदर यूरोबिलोनोजन यूरोबाइलिन में कन्वर्ट होगा और वो यूरिन को डार्क बना देगा। ठीक हो गया, या यूरिन में निकल जाएगा। बाकी जो होता है ना आपका, बाकी जो यूरोबिलोनोजन होता है वो किस में कन्वर्ट होता है? स्टर्कोबिलिन में कन्वर्ट होता है, वो फीसिस के अंदर निकल जाता होता है स्टर्कोबिलोनोजन के जरिए। तो जो कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन है जो लीवर के अंदर बनता होता है, ओके, ये वाटर सॉल्युबल होता है। ये कब बनता है? जब लीवर के अंदर यूडीपी ग्लूकोनोनाइल ट्रांसफेरेज होता है जिसकी कॉन्जुगेशन करा देता है। अब ये वाटर सॉल्युबल होता है, एल्ब्यूमिन से बाइंड नहीं करता। दैट इज वाई ये वाला जो कॉन्जुगेटेड होता है यूरिन के अंदर आ सकता होता है। ओके, पहले ये गाल ब्लैडर में स्टोर होगा और फिर सीबीडी के जरिए डूडिनम में चला जाएगा। डूडिनम में जाएगा तो वहां पर एंजाइम्स होता है बीटा ग्लूकुरोनाइडेज, वो बैक्टीरिया प्रोड्यूस करते हैं, उसको यूरोबिलोनोजन में कन्वर्ट कर देते हैं। ओके, ठीक हो गया। जो यूरोबिलोनोजन होता है 80% जो यूरोबिलोनोजन होता है वो यूरोबिलिन में कन्वर्ट होता है और फीसिस में निकल जाता है। बाकी जो 20% होता है वो रिसाइकल होता है। ओके, अच्छा, यहाँ पे यूरोबिलिन की बजाय स्टर्कोबिलिन लिखना चाहिए था, चलो वैसे एक ही बात है। बाकी जो 20% होता है ना, वो क्या होता है? 20% रीअब्जॉर्ब हो जाता है किडनी में और यूरिन में निकल जाता होता है। तो 80% फीसिस में और 20% यूरिन में चला जाता है। अब हम डिजीज को पढ़ लेते हैं। सबसे पहले आपने तीन तरह के जॉन्डस पढ़ने हैं। एक होता है अनकॉन्जुगेटेड हाइपरबिलिरुबिनीमिया, नंबर 2 हिपैटो, ओके, ठीक हो गया। नंबर 1 आपने ये पढ़ना होता है। नंबर 2 हिपैटोसेलुलर जॉन्डस, और नंबर 3 आपने पढ़ना है कोलिस्टेटिक या ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डस होता है। ओके, जो अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन होता है इसके अंदर क्या होता है? अब रट्टा मार लेना कि जो टोटल बिलिरुबिन होता है वो तकरीबन 1.1 या 1.3 तक होता है, जिसके अंदर आपको रफली आपको क्या देखने को मिलता है? 80% क्या होता है? 80% आपका अनकॉन्जुगेटेड होता है और जो आपका 20% होता है वो कॉन्जुगेटेड होता है। अगर कॉन्जुगेटेड 20% से कम होगा, ओके, ठीक हो गया। लाइक अगर हम डिफरेंस की बात करें, जो कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन 20% से कम है, दैट मीन्स कि अनकॉन्जुगेटेड 80% से ज़्यादा है, तो वो होगा अनकॉन्जुगेटेड वाला होगा। ओके, हम सब का डिफरेंस तैयार करेंगे। ओके, अभी दो टाइप का होता है अनकॉन्जुगेटेड हाइपरबिलिरुबिनीमिया। एक हिमोलिटिक जॉन्डस की वजह से होता है, कुछ कॉन्जेनाइटल नॉन हिमोलिटिक जॉन्डस की वजह से होता है। जो हिमोलिटिक जॉन्डस होता है इसमें अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन का लेवल ज़्यादा होता है। मेनली ये एक्स्ट्रा वास्कुलर हिमोलिसिस की वजह से होता है। एक इंट्रावास्कुलर हिमोलिसिस होती है, एक एक्स्ट्रा वास्कुलर हिमोलिसिस होती है। ओके, तो जो एक्स्ट्रा वास्कुलर हिमोलिसिस होती है वो आपको किस किस कंडीशन में देखने को मिलती है? वो आपको देखने को मिलती है हेरिडेटरी सेफिरोसाइटोसिस के अंदर देखने को मिलती है। ओके, सिकल सेल एनीमिया के अंदर देखने को मिलती होती है। हिमोलिटिक डिजीज ऑफ न्यू बॉर्न है, और वार्म ऑटोइम्यून हिमोलिटिक एनीमिया। जो कोल्ड वाला होता है वो माइकोप्लाज्मा निमोनिया की वजह से होता है। ओके, ठीक हो गया। तो ये आपने देख लेना है। ओके, तो इसकी काजेज आपको बता दिया।
जबकि जो हिमोलिटिक जॉन्डिस है ना, इसमें प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाती है, जबकि कॉन्जेनाइटल नॉन हिमोलिटिक जॉन्डिस है, इसमें अपटेक या कॉन्जुगेशन खराब हो जाती है। इसकी कॉजेज में सफीरोसाइटोसिस, सिकल सेल एनीमिया, हिमोलिटिक डिजीज ऑफ न्यूबॉर्न, वार्म ऑटोम्यून है। जबकि उसके कॉजेज के अंदर क्रीगलर नजर, टाइप 1 टाइप 2 गिलबर्ट सिंड्रोम आ जाएगा। ओके, अभी चूंकि अनकॉन्जुगेटेड हाइपरबिलिरुबिनेमिया है, तो जो कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन होता है 20% से कम होगा। ओके, 20% से कम होगा। अब इसमें यूरिन बिलिरुबिन नहीं होगा, यानी यूरिन के अंदर कोई बिलिरुबिन नहीं आता है, लेकिन यूरिन के अंदर क्या मिलेगा, यूरोबिलिनोजन होगा। दैट इज वाई डार्क यूरिन और पेल स्टूल आपको देखने को मिलेगा। ओके, लीवर के एंजाइम में, ओके, लीवर के एंजाइम में सिर्फ एक एंजाइम बड़ा होता है, वो ईएसटी। ईएसटी आपको आरबीसी में भी देखने को मिलता होता है। ठीक हो गया। कंपैरिजन में देखिए, दोनों में कंजुगेटेड बिलिरुबिन 20% से कम होता है, दोनों में यूरिन बिलिरुबिन नहीं होगा। इसके अंदर यूरिन यूरोबिलिनोजन प्रेजेंट होता है, इसमें भी नॉर्मल आपको देखने को मिलता है। इसमें हिमोलिटिक एनीमिया में ईएसटी बड़ा होगा, ईएसटी एलडी, इसमें ईएसटी एलडीएच नॉर्मल खड़े होते हैं। अब इसकी 3 टाइप्स होती है, 3 कॉजेज होती है। नंबर 1 क्रिगलर नजर सिंड्रोम 1, 2 एंड गिलबर्ट सिंड्रोम होता है। सारे के सारे ऑटोसोमल डोमिनेंट होते हैं, सिर्फ 1 के जो कि रिसेसिव होता है। अब जो 1 है, तीनों में मसला यूजीटी A1 में है, यानी यूरिडीन यूडीपी ग्लूकोनाइल ट्रांसफर इसके अंदर होता है। इसमें एब्सेंट होता है, इसमें डिक्रीज होती है एक्टिविटी, इसमें भी एक्टिविटी आपको कम देखने को मिलती होती है। ओके, इन सब में लीवर आपको नॉर्मल देखने को मिलता होता है। लीवर आपको जो ब्लैक लीवर होता है ना, वो आपको किस कंडीशन में देखने को मिलता होता है। ओके, लीवर जो ब्लैक लीवर होता है ना, वो आपको ड्यूबिन जॉनसन सिंड्रोम में आपको देखने को मिलता होता है, वो मैं एक्सप्लेन करूंगा। ओके, जो क्रीगलर नजर टाइप 1 है, इसमें टोटली एंजाइम एब्सेंट होता है, इसमें एंजाइम की एक्टिविटी कम हो जाती है, एंजाइम की क्वांटिटी स्पेसिफिकली कम होती है, इसमें एंजाइम की एक्टिविटी कम हो जाती है, यानी इसमें क्वांटिटी कम, इसमें क्वालिटी कम। ओके, जो क्रीगलर नजर टाइप 1 है, इसमें क्या होता है, इसमें इनडायरेक्ट बिलिरुबिन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है पहले दिन में ही, यानी इसमें सीवियर जॉन्डस होगा, डेथ हो जाएगी कर्निक टेरस की वजह से, और उसका जो ट्रीटमेंट होता है वो फोटोथेरेपी है। ओके, एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन और लीवर ट्रांसप्लांट है। जबकि क्रीगलर नजर टाइप 2 में क्या होता है, इसमें एंजाइम की क्वांटिटी कम होती है। ठीक हो गया। ओके, लेकिन एंजाइम फिर भी होता है, तो इसमें माइल्ड जॉन्डस होगा, इसमें सीवियर जॉन्डस होता है। इसमें कर्निक टेरस है, इसमें कर्निक टेरस नहीं होता। इसका ट्रीटमेंट फोटोथेरेपी होता है, एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन, लीवर ट्रांसप्लांटेशन, जबकि इसका ट्रीटमेंट होता है ओरल फिनोबार्बिटल। इसके बाद आ जाओ आप गिलबर्ट सिंड्रोम के अंदर। गिलबर्ट सिंड्रोम में भी क्या होता है, गिलबर्ट सिंड्रोम एक बिनाइन डिसऑर्डर होता है। ओके, यूजुअली इसमें जो बिलिरुबिन होता है ना, 5 मिलीग्राम से नीचे नीचे देखने को मिलता होता है। ये अडल्ट में देखने को मिलता है, स्पेसिफिकली जब अल्कोहल, फास्टिंग या एक्सरसाइज की वजह से, स्ट्रेस की वजह से आपको देखने को मिलता होता है। चूंकि बिनाइन कंडीशन है, सिम्प्टोमेटिक होती है, तो इसमें कुछ नहीं करना होता। इसके बाद हेपेटोसेलुलर जॉन्डिस है। हेपेटोसेलुलर जॉन्डिस के अंदर क्या होता है, इसमें लीवर क्या होगा, ओके, ये ऐसा जॉन्डस होगा जिसमें लीवर बिलिरुबिन को ट्रांसपोर्ट कर रहा है इनटू द बाइल एज अ कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ पैरेन्काइमल लिवर डिजीज। ओके, तो इसमें मिक्स्ड होगा, अनकॉन्जुगेटेड भी होगा, कॉन्जुगेटेड भी होगा, कभी कभार कॉन्जुगेशन का मसला होगा, कभी कभार एक्सक्रीशन का मसला होगा। तो इसमें जो कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन होता है वो दरमियान में खड़ा होता है, 20 to 50% है। ओके, अगर 50% से ज्यादा का होगा तो वो ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डस होता है। अब इसमें यूरिन बिलिरुबिन देखने को मिलता होता है। ओके, यानी कुछ ना कुछ कॉन्जुगेटेड भी जा रहा है। लीवर यूरोबिलिनोजन ये भी होगा। ओके, लीवर एंजाइम के बारे में बात करें, अच्छा, जो लीवर के 2 ही मेन डिजीज पढ़ने, एक वायरल हेपेटाइटिस और एक अल्कोहलिक हेपेटाइटिस। ईएसटी ईएलटी दोनों में बढ़ेगी। ईएलपी जीजीटी की माइल्ड एलिवेशन होगी, यानी अगर थोड़ा सा ईएलपी जीजीटी बढ़े और ज्यादा बढ़े ईएसटी ईएलटी, तो लीवर के अंदर मसला है। अगर ईएलपी और ईएसटी थोड़ा सा बढ़े है, जीजीटी गामा ग्लूटामाइल ट्रांसफेरेज ईएलपी ज्यादा बढ़ गया है, तो वो ऑब्स्ट्रक्टिव या कोलिस्टेटिक जॉन्डिस में होता है। अगर आप लेते हो रेशो ईएसटी ओवर ईएलटी की रेशो, ठीक हो गया। ओके, तो अगर वो रेशो आपको 2 से ज़्यादा देखने को मिल रही है तो अल्कोहलिक हेपेटाइटिस है, और वायरल हेपेटाइटिस में ईएलटी का लेवल ज़्यादा होता है। अब अल्कोहल में ईएसटी इसलिए ज़्यादा होता है क्योंकि अल्कोहल एक माइटोकॉन्ड्रियल पॉइजनिंग होता है। ओके, अब इसके बाद कोलिस्टेटिक या ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस है। कोलिस्टेटिक या ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस में क्या होता है, जो कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन होता है वो बाइल कैनालिकुलाई में नहीं आ पा रहा और ब्लड के अंदर वापस, और बाइल कैनालिकुलाई में एंटर नहीं हो पा रहा, इंटेस्टाइन में एक्सक्रीट नहीं हो पा रहा, बल्कि सारा का सारा ब्लड में जा रहा है, और ब्लड से होता हुआ यूरिन में निकल जाएगा। ठीक है, इसके कॉजेज को 2 में डिवाइड करते हैं, इंट्राहेपेटिक और एक्स्ट्राहेपेटिक कॉजेज। जो इंट्राहेपेटिक कॉजेज में जो ड्रग इंड्यूस है ओसीपी की वजह से हेपेटिक एडिनोमा भी हो जाता है। इसके अलावा प्राइमरी बिलियरी सिरोसिस होता है। 2 तरह के डिजीज पढ़नी है, प्राइमरी बिलियरी सिरोसिस और प्राइमरी सेक्युलराइजिंग कोलेंजाइटिस। इनका डिफरेंस मैं आपको आगे जाके एक्सप्लेन करूंगा, बस ये रट्टा मार लेना। प्राइमरी बिलियरी सिरोसिस सिर्फ इंट्राहेपेटिक बाइल डक्ट को इन्वॉल्व करता है, जो कि फीमेल्स को अफेक्ट करता है मोस्टली, जो कि जिसमें एंटी माइटोकॉन्ड्रियल एंटीबॉडी होती है। जबकि प्राइमरी सेक्युलराइजिंग कोलेंजाइटिस दोनों का अफेक्ट करता है, इंट्रा और एक्स्ट्रा हेपेटिक, और इसमें कोलेंजियोकार्सिनोमा और अल्सरेटिव कोलाइटिस की एसोसिएशन होती है। ओके, ठीक हो गया। तो ड्रग इंड्यूस आ गया, ऑटोइम्यून हेपेटाइटिस आ गया। इसके अलावा कॉन्जेनाइटल कॉन्जुगेटेड हाइपरबिलिरुबिनेमिया, इससे पहले हमने कॉन्जेनाइटल, ओके,
नॉन हिमोलिटिक जॉन्डस पढ़ा था, इसमें रोटर सिंड्रोम और ड्यूबेन जॉनसन सिंड्रोम है। अब ड्यूबेन जॉनसन और रोटर दोनों ऑटोसोमल रिसेसिव होते हैं। इसके अंदर किनालिकुलर एक्सक्रीशन नहीं हो पाती बिलिरुबिन की, ठीक हो गया, ओके। तो इसमें क्या होगा, माइल्ड जॉन्डस होगा और दोनों में ट्रीटमेंट नहीं लेना। इसमें रोटर सिंड्रोम में क्या होता है, बिलिरुबिन की अपटेक नहीं हो पाती और इंट्राहिपैटिक बाइंडिंग नहीं हो पाती, ठीक हो गया, ओके। दोनों कॉन्जुगेटेड वाले होते हैं। यहाँ पर जिस बिलिरुबिन की अपटेक की बात कर रहे हैं वो कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन है जिसकी कॉन्जुगेशन हुई पड़ी है, और यहाँ पे लीवर ब्लैक हो जाता है, ओके। जबकि एक्स्ट्रा हिपैटिक कॉजेज के अंदर आपके कौन कौन से कॉजेज आ जाते हैं, कोलिडोकोलिथियासिस है, गाल स्टोन होता है गाल ब्लैडर के अंदर, उसकी वजह से यूजुअली जॉन्डस नहीं होता, लेकिन कोलिडोकोलिथियासिस, कार्सिनोमा ऑफ हेड पेनक्रियास, बिलियरी स्ट्रक्चर, इसकी वजह से एक्स्ट्रा हिपैटिक बाइल फ्लो अफेक्टेड होता है। वही क्लिनिकल फाइंडिंग सबसे पहले कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन 50% से ज्यादा का होगा, यूरिन का बिलिरुबिन ज्यादा होगा क्योंकि कॉन्जुगेटेड है, यूरिन यूरोबिलिनोजन एब्सेंट होगा क्योंकि एक्सक्रीट नहीं हो पा रहा। लीवर का एंजाइम रिलेटिवली कौन सा एंजाइम बड़ा होगा आपका, मेनली एएलपी और जीजीटी बड़े हो गए, ठीक हो गया, ओके ओके, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हम आगे आ जाते हैं अच्छा, यहाँ पे मैंने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा हुआ कि जो अल्किलाइन फॉस्फेटेज है नॉर्मल होता है ऑस्टियोपोरोसिस और मल्टीपल माइलोमा में, और बढ़ जाता है पीटीएच के अंदर, ठीक हो गया, बस ये देख लेना। जो एएलपी जीजीटी होते हैं कैनालिकुलर एंजाइम होते हैं। ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डस के क्या क्लिनिकल फीचर होते हैं, नंबर 1 पेशेंट की जॉन्डस की कॉम्प्लिकेशन होगी, नंबर 2 प्रूराइटिस की होगी। प्रूराइटिस क्यों होते हैं, क्योंकि बाइल साल्ट स्किन के अंदर डिपॉजिट हो जाएगी, दैट इज वाई हम ऐसे ड्रग लेंगे जो बाइल एसिड की एक्सक्रीशन को बढ़ा दे, वो कोलिस्ट्राइमिन या कोलिसिविलाम होता है। डार्क यूरिन या पेल स्टूल आपको देखने को मिल सकते हैं। लेट फीचर के अंदर ज़ेंथिलिस्मा ज़ेंथोमा होगा। ज़ेंथिलिस्मा स्किन टिश्यूज के अंदर कोलेस्ट्रॉल की डेपोजिशन है। ज़ेंथोमा क्या होता है, ज़ेंथोमा में टेंडिन, खासतौर पर एक्लेस टेंडन, इसमें कोलेस्ट्रॉल की डेपोजिशन हो जाती है। इसके अलावा आपको मेल अब्जॉर्प्शन देखने को मिल सकता है। मेल अब्जॉर्प्शन क्यों होगा, क्योंकि बाइल क्या करता होता है, इमल्सिफिकेशन कराता होता है फैट्स की, तो ADEK की आपको डेफिशिएंसी देखने को मिल सकती है। वेट लॉस देखने को मिल सकता है मेल अब्जॉर्प्शन की वजह से। स्टीटोरिया हो गया, ऑस्टियोपोरोसिस विटामिन डी की डेफिशिएंसी, ऑस्टियोमलेशिया विटामिन डी की डेफिशिएंसी की वजह से। ब्लीडिंग क्यों होगी, विटामिन के की डेफिशिएंसी की वजह से, ओके। उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा पूरा का जॉन्डस का टॉपिक। अब मैं सारा जॉन्डस के टॉपिक को मैं समराइज कर रहा हूँ। तो जॉन्डस वाला जो टॉपिक है, जॉन्डस को हम जॉन्डस कब होता है, जब हाइपरबिलिरुबिनीमिया स्किन म्यूकस मेम्ब्रेन और सेक्लेरा में जमा हो जाता है। 3 तरह का होता है, अनकॉन्जुगेटेड, हेपेटोसेलुलर, ऑब्स्ट्रक्टिव है। जो अनकॉन्जुगेटेड वो उसके 2 काजेस होते हैं, हिमोलिटिक जॉन्डस, कंजेनाइटल, नॉन हिमोलिटिक है। नॉन हिमोलिटिक के अंदर क्रीगलर नज्जर टाइप 1 टाइप 2 और ड्यूबेन गिलबर्ट सिंड्रोम आ जाएगा। हेपेटोसेलुलर के अंदर हेपेटाइटिस है, चाहे वो वायरल हो चाहे वो अल्कोहलिक हो। फिर ऑब्स्ट्रक्टिव के अंदर इंट्राहिपैटिक और एक्स्ट्राहिपैटिक फ्लो में। इंट्राहिपैटिक के अंदर आपका ड्रग इंड्यूस ओसीपी, प्राइमरी बिलियरी सिरोसिस, जिसमें एंटी माइटोकॉन्ड्रियल एंटीबॉडी आती है। रोटर और ड्यूबेन जॉनसन सिंड्रोम है, ड्यूबेन जॉनसन में ब्लैक लिवर होता है। एक्स्ट्रा हेपेटिक बाइल फ्लो में कोलिडोकोलिथियासिस आ जाएगा, कार्सिनोमा ऑफ हेड पेनक्रियास, बिलियरी स्ट्रक्चर और पैरासिटिक इन्फेक्शन, क्लोनॉर्किस का आ जाएगा। कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन की बात करें तो इसमें 20% से कम होता है, इसमें 20 to 50% आपको देखने को मिलता होता है, और 50% से ज्यादा का होता है। यूरिन बिलिरुबिन जब भी आएगा जब कॉन्जुगेटेड का लेवल ज्यादा होगा, इसमें एब्सेंट होता है, बाकी दोनों में इंक्रीज होता है। यूरिन यूरोबिलिनोजन इसमें इंक्रीज होता है, ओके। किस में इंक्रीज होगा, हिमोलिटिक के अंदर, क्योंकि प्रोडक्शन बढ़ी हुई है। जबकि नॉर्मल होगा ऑलमोस्ट वो कंजेनाइटल नॉन हिमोलिटिक वाले में, इसमें भी ऑलमोस्ट नॉर्मल होता है और एब्सेंट होता है। क्यों होता है, क्योंकि वो आगे इंटेस्टाइन में नहीं जा पा रहा, पेल स्टूल हो गए, ओके। यूरिन तो डार्क होगा लेकिन स्टूल पेल हो गए। इसके बाद आते हैं AST और ALT। जो AST और ALT होते हैं ना, ओके, ये मेनली किस में आपको देखने को मिलते हैं, AST से बढ़ता होता है हिमोलिटिक के अंदर, बाकी सारे एंजाइम नॉर्मल होते हैं। हेपेटोसेलुलर और ऑब्स्ट्रक्टिव को सेपरेट करने के लिए AST और ALT का लेवल ज्यादा होता है, और GGT और ALP का लेवल ऑब्स्ट्रक्टिव में रिलेटिवली ज्यादा होता है, ओके। अब हम यहाँ पर इनको समराइज कर देते हैं। जो ट्रांस अमाइनेज होते हैं LFT के अंदर, वैसे लीवर के फंक्शन को टेस्ट करने के लिए 2 ही पैरामीटर होते हैं, एक प्रोथ्रोम्बिन टाइम होता है, दूसरा आपका एल्ब्यूमिन होता है, ठीक हो गया। ये इनकी जो होते हैं इनकी नेक्रोसिस वगैरह को चेक करने के लिए ट्रांस अमाइनेज होते हैं। जो ELT होता है साइटोसोल का एंजाइम है, लीवर के लिए स्पेसिफिक होता है, और वायरल हेपेटाइटिस में ELT का लेवल ज्यादा होता है। EST माइटोकॉन्ड्रिया में होता है और अल्कोहल में ज्यादा होता है। इसके अलावा हिमोलिटिक एनीमिया के अंदर, RBC के अंदर, ब्रेन के अंदर, किडनी के अंदर भी होता है। इसके बाद कोलिस्टैटिक जॉन्डस है। कोलिस्टैटिक जॉन्डस के अंदर 3 चीजें होती है, कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन ज्यादा होगा, ELP GGT का लेवल ज्यादा होगा। जो अल्किलाइन फॉस्फेटेज है बाइल डक्ट के एपिथेलियम के अंदर होता है, इसके अलावा किनालिकुलर मेम्ब्रेन के अंदर भी होता है, तो ये आपको कोलिस्टैटिक जॉन्डस में देखने को मिलता होता है। GGT ये आपका इंट्राहिपैटिक या एक्स्ट्रा हिपैटिक ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से देखने को मिलता होता है। अगर ELP ज्यादा है लेकिन GGT नॉर्मल है, डेट मीन्स कि आपके बाल डक्ट बिल्कुल ठीक ठाक पड़ी हुई है, तो ELP कहीं और से आया है, ओके, ठीक हो गया, ओके। सोर्सेज अदर देन वहाँ से लीवर से, लाइक स्पेसिफिकली बोन से आ सकता होता है। बोन्स की कौन सी कंडीशन है जिसमें ELP ज्यादा होता है, PTH का लेवल ज्यादा होना, हाइपरथायरॉयडिज्म, और अगर ELP ज्यादा हो, GGT भी ज्यादा है, तो वो कोलिस्टैटिक जॉन्डस में होता है।